आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। तो बिहार इंतखाबात के ताल्लुक से एक नई खबर यही है कि अब इंतखाबी रैलियों की इजाजत होगी। 15 अक्टूबर से पहले रियासती हुकूमतें दे सकती हैं इजाजत, लेकिन ये इंतखाबी रैलियां कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगी। जाहिर है कि जो इंतखाब के बारे में ये कहा जा रहा था कि बड़ा सूना सूना सा ये इंतखाब बिहार का लगेगा, लेकिन अब शायद उम्मीद है ऐसी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में चुनावी रैलियां हो सकेंगी और 15 अक्टूबर से पहले रियासती हुकूमतें इसकी इजाजत देंगी, यानी कि बहुत पहले आपको इसकी इजाजत लेनी होगी। और आपको जैसे बता दें कि 28 अक्टूबर को पहले मरहले का इंतखाब होना है। बिहार में इंतखाबी सियासत और इंतखाबी सरगर्मियां पूरे उरूज पर हैं और अभी भी, जबकि 28 अक्टूबर को पहले मरहले का इंतखाब होना है, अब भी नई सफबंदी और दल बदल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जाहिर है बिहार की आवाम को भी और जो सियासी पार्टियों के लीडरान हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कम वक्त जरूर है, लेकिन इस कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कोशिश अपने तौर पर करनी है ताकि वो कामयाबी से हमकिनार हो सके। और इसी बीच आज एक बड़ी खबर यह है कि बिहार में अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया अलायंस, यानी अलायंस पहले जो उन्होंने बनाया था, उस अलायंस का एक नया नाम सामने लाया है। और उस नए नाम के सामने आने के साथ ही इस बात का उन्होंने जाहिर किया है कि इसमें अब 2 या 3 पार्टियां ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 पार्टियां एक साथ मिलकर ये इत्तेहाद में शामिल हैं। और इसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, ये अब उस इत्तेहाद का नाम है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की RLSP है और इसी में समाजवादी जनता दल पार्टी भी है, इसमें BSP भी है और इसमें एक और यानी बिहार समाज पार्टी भी है। याद कीजिए BSP मायावती, जिन्होंने काफी उत्तर प्रदेश के हालात की अगर हम बात करें तो काफी एक खिंचा खिंचा सा माहौल रहा था और बिल्कुल जैसा लगता है कि नदी के 2 किनारों जैसे हालात थे MIM या BSP के एक साथ आना, लेकिन बिहार में ये मुमकिन हो सका है। तो इससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या वाकई अब ये एक नए दौर के सियासत का आगाज है, क्योंकि आमतौर से AIMIM से तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने दूरी बना रखी थी अब से पहले के इंतखाबात में। लेकिन बिहार का जो मौजूदा इंतखाब है, इससे बहुत सारी बातें और बहुत सारे नए चीज इसमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से LJP का JDU पर लगातार बहुत करारा हमला करना, जिस तरह से VIP विकासशील इंसान पार्टी का अजीम इत्तेहाद से बाहर आकर अब NDA का हिस्सा बन जाना, जीतन राम मांझी का अजीम इत्तेहाद से बाहर आकर NDA का हिस्सा बन जाना, LJP का NDA से बाहर आकर अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अब ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे अब दिन करीब आ रहे इंतखाबात के, वैसे वैसे बहुत ज्यादा दिलचस्प मंजर होता जा रहा है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है, सियासी जो मुबस्सरीन है वो ये कह रहे हैं कि बिहार में जो अभी सफबंदी का खेल चल रहा है, दरअसल इससे ज्यादा इम्कानात ऐसे हैं कि नतीजों के ऐलान के बाद फिर से एक नई सफबंदी कहीं शुरू ना हो जाए। यानी कि जो हमारे वोटर हैं, बिहार की जो आवाम है, उनके जहन को, उनके स्किल को, उनकी दूरअंदेशी को लगातार जो है उसका इम्तिहान हो रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने आज कौन सी नई बात कही, किस नए चेहरे को उन्होंने CM के तौर पर प्रोजेक्ट किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो बिहार का अगला वजीर आला कौन हो सकता है, उनकी ज़बानी सुनते हैं। पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस 6 पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे और हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहाँ कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दरमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार BJP के और 15 साल RJD कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए
बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही होने जा रहा है। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उनका क्या कहना था। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ कई खास मेहमान हैं इस खास मौजू पर डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ हैं असफर शमसी जो बीजेपी के तर्जुमान हैं, अजमी बारी कांग्रेस के तर्जुमान है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अहमद जावेद सीनियर जर्नलिस्ट है, ये हमारे साथ होंगे, और इम्तियाज जलील मेंबर पार्लियामेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है। सबसे पहले इम्तियाज जलील, मैं आपके पास आ रहा हूं यह सवाल लेकर कि एक वक्त था, यानी अभी से ठीक पहले के इंतखाबात में MIM से कोई गठबंधन यानी इत्तेहाद करना नहीं चाहता था। सिर्फ हम अगर वंचित बहुजन अघाड़ी को छोड़ दें और सब पार्टियों ने इससे दूरी बनाई थी, लेकिन आज पटना में जो देखने को मिली है तस्वीर वो बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आपको लग रहा है कि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है? आज के दिन जो अलायंस बिहार के अंदर देखने को मिला है, मैं समझता हूं कि वो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा कदम है जिसका इंतज़ार वो तमाम तबक़ात जिनको राजनीति के अंदर वो मुकाम नहीं मिला था जो उसे मिलना चाहिए था। ये बिल्कुल सही बात है कि आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक अनटचेबल, जिस तरह से एक अछूत माना जाता था कि नहीं हम इसके करीब नहीं जा सकते है, तो इनके अलग अलग तर्क थे, वितर्क थे। बेसिकली इनका फंडा यही था, ये समझते थे कि मुसलमानों की सियासत जो है, कांग्रेस समझती थी ये तो हमारी जागीर है ये कौम। दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो समझते थे कि नहीं हम जो है मुसलमानों की क़यादत हम ही करेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो एक सफ़र शुरू किया था हैदराबाद से, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए जब महाराष्ट्र के अंदर पहुंचा, महाराष्ट्र के अंदर एक MP चुनकर आया, 2 MLA चुनकर आए, फिर बिहार के बाई इलेक्शन के अंदर एक MLA चुनकर आया, तो धीरे धीरे जब कदम बढ़ाते गए तो मुझे आज इस बात का फख्र और इस बात का बड़ा मुझे गर्व हो रहा है कि असद ओवैसी साहब हर बार ये हमको बताते थे कि एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब लोगों को ये समझ में आएगा कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो हक की लड़ाई के अंदर ये मजबूर हो गए कि हमारे साथ इन्हें आना पड़ेगा। और आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां साथ में आई है, आप देख लीजिएगा कि दलितों का या पिछड़े वर्गों की जिस तरह से राजनीति की गई है, मुसलमानों के साथ जिस तरह से, इन्हें सबको है तो एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है कि आपका काम, आपकी कौम का काम, आपके जो समाज का काम है बस वोट देते रहो हमें, आपका नेतृत्व हम करेंगे। अब इसका नेतृत्व मतलब यह है कि राहुल गांधी हमारा नेतृत्व करेंगे, मुलायम सिंह यादव हमारा नेतृत्व करेंगे, शरद पवार साहब हमारा नेतृत्व करेंगे, लेकिन असद ओवैसी साहब नहीं कर सकते आपका नेतृत्व। लेकिन जब लोगों ने यह देखा कि 2015 के अंदर जब किशनगंज इलाके के अंदर हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, महज 6 सीटें हमने लड़ी थी, लेकिन वहां पर जिस तरह का एक बहु तैयार किया गया था कि देखिए अब ये वोट काटने आए हैं, ये मुसलमानों के वोट काटकर बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, उस वक्त लोगों को ये था, सवाल ये था कि अगर ये 6 सीट ये जीतते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है और हारते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा बनाई थी, जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तो कांग्रेस वाले यही कहते हैं कि ये जिताने के लिए आई थी। एक उदाहरण के तौर के ऊपर मैं खुद अपना उदाहरण देता हूं। मेरे अपने शहर औरंगाबाद में पिछले 20 सालों से शिवसेना जीत कर आ रही थी। यहां के मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ जाते थे, लेकिन कांग्रेस कभी भी शिवसेना को हराई नहीं। एक मर्तबा मजलिस क्या उतरी 2019 के अंदर, तो देखिए आज हम 20 साल के बाद शिवसेना को हटाकर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक MP यहां से चुनकर आया है। ठीक है, इम्तियाज जलील साहब कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब एक्सेप्टेबिलिटी और उसको मंजूर कर लेना, उसे मान लेना। वो कह रहे हैं कि एक वक्त था कि जब MIM को ऐसा समझा जाता है कि सियासी तौर पर ये ऑड पार्टी है। मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं। अजमी बारी साहब हमारे साथ है। अजमी बारी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि कई दूसरी पार्टियों ने एक खास तबके को नुमाइंदगी देने का भरोसा तो दिया, वोट भी लिया,
लेकिन सियासी जो एक लीडरशिप होती है उससे किनारे रखा और सीधा इल्जाम कांग्रेस पर भी है। क्या जवाब है आपका? अभी जलील साहब की बातें सुन रहे थे, मुझे बहुत अफसोस है कि आज भी जो मुल्क के हालात हो चुके हैं वो उस हालात को पैदा करने के लिए इन्हीं जैसे लोगों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आजादी के बाद जो माहौल था और उसके बाद देश में एक दूसरे तरह का माहौल बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई थी। ये देश सेकुलर देश था और ये देश कोई कम्युनल देश नहीं था, ये देश कोई इस्लामिक देश नहीं था, ये कोई देश हिंदू का नहीं था। लेकिन जिस तरह से आज हिंदू फासिस्ट ताकतें मजबूत हुई हैं तो इन्हीं जैसे लोगों की वजह से हुई है। और ये हर चीज का जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन जरूर होता है। आप अगर किसी को उल्टी सीधी बात बोलेंगे तो उसका जवाब आपको उल्टा सीधा मिलेगा। तो जिस तरह से आज ओवैसी साहब लोग कर रहे हैं और जलील भाई कर रहे हैं, इसका जवाब लोगों को मिला है। अभी एनआरसी और सीएए के दौर में लोगों को देखने का मौका मिला और उसके बाद जो दिल्ली हमारे यूपी में देखने का मौका मिला, ये हमारे जलील भाई को देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जहां पर है वहां पर हालात दूसरे हैं और जहां पर ओवैसी साहब है वहां पर हालात दूसरे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं आपका जवाब लूंगा इम्तियाज जलील साहब से, कि मेरा सवाल ये है कि ओवैसी साहब अब अकेले नहीं रहे, अब उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं जो अभी कुछ दिनों पहले तक अजीम इत्तेहाद का हिस्सा थे, यानी आपके साथ थे। अब उनके साथ बीएसपी भी है। जो मौका परस्त लोग हैं जो सिर्फ फायदा उठाने के लिए, अपनी सियासी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए जो कि हर जगह से ठुकरा दिए गए हैं, उन्हीं लोगों के का सहारा में मिल रहा है। और अफसोस इस बात की, जो हमारे सोसाइटी के ठुकराए हुए लोग हैं वो ओवैसी साहब की सीढ़ी पर चढ़ कर करके सेकुलरिज्म का कातल करने के लिए तैयार है और देश को बर्बाद करने के लिए तैयार है और हमारे ओवैसी साहब उन्हीं को मदद कर रहे हैं। इससे ज्यादा अफसोस की बातें कोई नहीं हो सकती। बीजेपी तो सामने से बात करती है, बीजेपी से जब बचना के लिए सब लोग तैयार रहता है, लेकिन ये लोग छिपे दुश्मन हैं और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं ये शायद आरएसएस वाले भी इस तरह का काम नहीं करते। बहुत ज्यादा ही एक संजीदा इल्जाम है इम्तियाज जलील साहब, छोटा सा जवाब चाहिए आपका इस पर मुझे। नहीं, देखिए, मैं ये साहब से ये पूछना चाहूंगा कि अवैसी साहब मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो तब आपके साथ ही थे, तब उस वक्त वो दूध के धुले हो गए। एक मर्तबा उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारी क़यादत नहीं, मैं अपनी क़यादत खड़े करूंगा, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह मैं खड़े करूंगा। तो आज वो एकदम उनके ऊपर पूरे चीठे, उनके ऊपर वो उनसे बुरा आदमी कोई है नहीं कांग्रेस के अंदर। यानी कि जब आपके साथ अगर कोई रहता है तो वो बहुत अच्छा है, आपको छोड़कर जहां जाता है। देखिए, हम तो आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर भाजपा अगर चुनकर आई है तो भाजपा अपनी ताकत के ऊपर चुनकर नहीं आई है। ये कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम के ऊपर पहुंची है। वरना भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जहां पर 300 सीटों से ज्यादा वो लेकर। अरे तुम कमजोर थे, तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम्हारे में ताकत नहीं है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होते जा रही है। और आज भी हम ये मानते हैं कि कांग्रेस में ताकत अभी बची नहीं है, वो जोश था वो खत्म हो चुका है। आप देखिए ठीक है। इम्तियाज जलील साहब और अज़मी बारी, कांग्रेस के तर्जुमान अज़मी बारी, में थोड़ा आपको रुकना चाहूंगा। बीजेपी से अजफर शम्सी हमारे बीच मौजूद हैं। अजफर शम्सी साहब, कांग्रेस ने भी आप पर इल्जाम लगाया, कह रहे हैं कि आप जो है सामने से वार करते हैं और खास तौर से एक खास तबका है जिसको बहुत ज्यादा निशाना बनाया जाता है। और इम्तियाज जलील साहब भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के नाते आपका क्या कहना है अजफर शम्सी, तर्जुमान बीजेपी? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे छन करके आई है। एक बात तो साफ है कि आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की सरकारों ने मुसलमानों का इस्तेहसाल, इस्तेमाल, शोषण और एक्सप्लॉइटेशन वोट बैंक के रूप में किया। तो इसमें भी दो राय नहीं है। आज अगर अक़लियत सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एजुकेशनली पिछड़ा हुआ है तो इसकी बहुत हद तक जिम्मेदार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियों ने इस मुल्क के अंदर 50 साल से ज्यादा हुकूमत किया। तो फिर ये सवाल तो है और सवाल तो आएंगे कि भाई इस तरह के हालात क्यों हुए। आज जो सरकार है केंद्र के अंदर में,
और हमारे मकबूल वजीर आजम जो अभी केंद्र की बात हम नहीं कर रहे हैं आसफार शमसी साहब, बराए करम अभी सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एनडीए में एक तो एलजेपी आपसे अलग हो गया, दूसरी बात यह है कि अब एक नया अलायंस बन गया है जिसमें ओवैसी है, उपेंद्र कुशवाहा है, देवेंद्र प्रसाद यादव है, बीएसपी है, एक और बीएसपी है, बिहार भारत समाज पार्टी। मैं ये जानना चाहता हूं क्या आपके लिए यह खतरा है? ऐसा है बिहार के अंदर आप मोटा मोटी मान लें कि जो महागठबंधन था उसके अंदर सबसे पहले जो शेड्यूल कास्ट लीडर थे, दलित लीडर थे और एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार थे, उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा। वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे थे। उसके बाद उनको उपेंद्र कुशवाहा जी ने छोड़ा, उसके बाद उनको माले ने छोड़ा, उसके बाद झारखंड आपके लिए कोई खतरा है? मेरा सवाल यह है क्या ओवैसी साहब की मौजूदगी, उनके पार्टी का, उनके इत्तेहाद का बढ़ता दायरा, क्या एनडीए के लिए ये एक मुश्किल वाला लम्हा है? एलजेपी एनडीए से बाहर है, आपके साथ है, जेडीयू के साथ नहीं है। जी, जो मैं बता रहा हूं आप तो सुन नहीं चाह रहे हैं। आप हमसे आप अपनी बात बोलवाना चाह रहे हैं। देखिए सवाल यहां मैं करने आया हूं, जवाब आपका काम देने का है। प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। नहीं, मेरे पास उतना ज्यादा वक्त नहीं है साहब। जनाब प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड है और हम हैं और वीआईपी है, और बिहार के अंदर जो चुनाव होगा वो डेवलपमेंट के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा। एलजेपी आपके साथ नहीं है। अरे इसमें इफ एंड बट कहां है? जब हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया, आप क्यों नहीं बोल रहे? जब राष्ट्रीय स्तर के नेता बोल चुके तो आपको बोलने में क्यों परेशानी है? आप बोलिए कि एलजेपी आपके साथ है या नहीं है। वीआईपी है तो इफ एंड बट का कहां सवाल है? इफ एंड बट का कहां सवाल है? ये बिहार के अंदर एनडीए में जो हमारा अलायंस है वो यही अलायंस है। कौन कौन है? कुछ कहीं नहीं है। कौन कौन है? और ये भी हमारे टॉप लीडर्स ने कह दिया कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो उसके मुख्यमंत्री बोलिए। आसफार शमसी को शायद हमारी आवाज नहीं बोल पा रही है। मैं बात बोलेगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा रुख करता हूं। आप तमाम लोगों के बारी बारी से आपके पास आऊंगा फिर से। अहमद जावेद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद जावेद साहब, आपने सबको सुना। मेरा छोटा सा सवाल, और मैं चाहूंगा बहुत ही इख्तिसार के साथ आप जवाब दे दीजिए। इन तमाम पार्टियों की अलग अलग अपने अपने दावे हैं, लेकिन पार्टियां चुनावी मैदान में कम हैं, इत्तेहाद जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए कि ये सहरुखी या चहारुखी इत्तेहाद हो जाएगा? मतलब ये एक फाइट हो जाएगी एनडीए और फिर आपका अजीम इत्तेहाद, इधर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट ये जो बन चुका, प्लस एक और पीडीए पहले से बना हुआ है पप्पू यादव और उनके साथ भीम आर्मी के चीफ के साथ। तो क्या ये बिहार में इत्तेहाद के बीच की जंग है? ये अब तक जो तस्वीर हमारे सामने उभर कर आई है, इस तस्वीर का सिर्फ एक पैगाम है कि ये जो इलेक्शन है वो तब्दीली का इलेक्शन है। तब्दीली का इलेक्शन है जी। जो पुराने अलायंस हैं या जो रवायती बिहार की जो रवायती पार्टियां हैं जो इख्तिदार में रही हैं जी, ये दोनों, चाहे उधर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल हो या इस तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी हो, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा रास्ता क़यादतें भी तलाश रही हैं। और अवाम, होता क्या है कि लोग जो हैं, खासतौर से सियासी तबका जो है, वो अवाम के रुख को देखता है, हवा को भांप के वो पाले बदलता है या अलायंस बनाता है या वो नई पार्टी उभर जाती है, नया अलायंस मकबूल होता है। तो इस वक्त चूंकि अवाम के अंदर तब्दीली का रुझान है, अवाम चाहते हैं कि रियासत में तब्दीली आए। मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा जो सियासी पार्टियां और उसके समीकरण हैं, वो उसमें चेंज की हवा है।
लिहाजा तरह तरह की जमातें नए अलायंस और मुतबादिल देने की कोशिश कर रही हैं। मैं समझता हूं कि ये मुतबादिल और ये इत्तेहाद और अलग अलग अलायंस ये हम इलेक्शन के नतायज पर असरअंदाज होंगे। ठीक है, अब एक छोटे से सवाल का और जवाब दीजिए। बहुत कुछ कह दिया आपने बहुत कुछ कह दिया कम लफ्जों में। एक सवाल और है, मैं ये जानना चाहता हूं, सबसे मैं पूछ रहा था कि एमआईएम जैसी पार्टियां, जिसे खुलकर कोई भी पार्टी ये कहती है कि ये पार्टी ऐसी है जो मतलब मुनाफरत की बात करती है, सिर्फ किसी भी एक कम्युनिटी की बात करती है, वो पार्टी सबको एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, क्या उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है? ये भी मैं समझता हूं कि ये मुल्क की सियासत में एक तब्दीली का रुझान है और इससे आगे भी पड़ोसी रियासत उत्तर प्रदेश पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा और बंगाल का इलेक्शन है, वहां भी इसका असर पड़ेगा। ये भी तब्दीली का रुझान है। तब्दीली का रुझान है इम्तियाज जलील साहब, तब्दीली का रुझान ये बहुत सी सहाफी है बिहार में लोगों को, और मैं इम्तियाज जलील साहब आप खुद सहाफी रह चुके हैं, मेरा ये कहने का मतलब है या सवाल आपसे ये है कि इनके इस कमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये तब्दीली इस नए जो GDSF बना है उसके कुछ काम की है, क्या उसके फेवर की है? इम्तियाज जलील साहब आपसे सवाल था। जी 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 देखिए, मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बेसिकली आपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे थे कि जितने भी ठुकराए हुए लोग हैं वो एक साथ मिलकर आ रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए हैं। कि जिस महाराष्ट्र का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ये लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, और कितने सीटें जीत कर आए हैं आपको पता है? ये राष्ट्रीय पार्टी, इतने साल पुरानी पार्टी और सेक्युलरिज्म की बात करने वाली पार्टी एक सीट जीत कर आए पूरे महाराष्ट्र के अंदर। हमने कितने सीटें लड़े? तो हमने एक सीट लड़े। जीते कितने? हमने एक सीट लड़े और एक सीट जीते। अब आप सोचिए कि अब लोग अगर हमारी तरफ आ रहे हैं, लोगों को सच्चाई समझ में आ रही है, तो इतनी तकलीफ किस बात की हो रही है? उन्हें इस बात की तकलीफ नहीं होती है, यादवों की अपनी पार्टी है, दलितों की अपनी पार्टी है, शिरोमणियों की, सरदारजियों की अपनी पार्टी है, ये सब पार्टियां रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कांग्रेस आज तक ये समझते आई है कि मुसलमानों तुम कहां जाओगे, हमने तो तुमको 70 सालों से इसी बात का डर दिखाते आए हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिए तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी करके, वो डर दिखा दिखा कर ये सत्ता में आकर बैठते रहे। लेकिन जब मुसलमानों को यह एहसास होने लगा कि हमको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, आज भी हम ये दावे और यकीन के साथ कहते हैं, इनके सबके कपड़े उतार के देखिए तो अंदर खाकी ही नजर आएगी। और ये जो प्रवक्ताएं जो बैठते हैं, ये छोटा छोटा ओहदा इनको मिल जाता है, वो ओहदे को संभालने के लिए एक सवाल मेरा है, आपको बखूबी पता है कि हमारे पैनल में बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेस के भी, लेकिन आपका निशाना लगातार कांग्रेस पर ही क्यों है, बीजेपी पर क्यों नहीं? देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि इस मुल्क में अगर सबसे पहले किसी को खत्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है। जो साहब भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत हरदिल अजीज मुख्य वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, अरे दिल पे हाथ रख के पूछिए आप अपने आप को कि इस मुल्क की तबाही पिछले 6 सालों के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ने की है तो वो नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ने की है। और ये मुसलमानों की जो बात कर रहे हैं, मुसलमान बनकर बैठे हुए हैं, इन्हें क्या ये नहीं समझ में आता है कि आज मुल्क के अंदर जो फिरका परस्ती का बीज बोया गया है वो ये लोगों ने किया है। समाजों के बीच में दरारें और दीवारें पैदा करने का काम किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मुझे यकीन है कि ये जब बोलते हैं, साहब आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इम्तियाज जलील के इन इल्जामात का जवाब चाहिए आपसे। क्या इम्तियाज जलील सही कह रहे हैं बीजेपी के बारे में? आप कैसे डिफेंड करेंगे इसे? वो सही बोल रहा है। ऐसा है कि ये जिन्ना 2 की बात कर रहे हैं। जिस तरह जिन्ना 1 ने इस मुल्क के पार्टीशन के बाद 2 खंड कर दिया हिंदुस्तान को, उसी तरह ये जिन्ना 2 है। ये क्या बोलेंगे? अरे दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये सोचते रहे बिहार के अंदर कुछ कहीं होने वाला नहीं है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट,
एनडीए एनडीए एनडीए, और आप देख लेंगे आने वाला जो रिजल्ट होगा, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इसलिए मैं इन पर क्या अपनी तनकीद करूं। मैं केवल एक लाइन में बोलना चाहता हूं कि ये आपके डेवलपमेंट का मतलब ये है राम मंदिर फिर काशी जाओ फिर मथुरा जाओ, ये आपका डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट आपका मथुरा जाओ, काशी जाओ, राम मंदिर बनाओ, ये डेवलपमेंट है आपका। आप जिन्ना टू की भूमिका निभा रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से आज मुल्क की जो हालात है, मुल्क की जो हालात है, आप जैसे चंद लोगों के किराए के टट्टू के तौर के ऊपर आप लोगों को बिठाया जाता है। जिन्ना टू नहीं हो सकता, आपको किराए के टट्टू के जैसा आपको बिठाया जाता है। आपकी पार्टी के अंदर आपकी हैसियत क्या है हम जानते हैं। आप जिन्ना टू की भूमिका 2% की हैसियत है आपकी, 2% की, 2% की हैसियत है आपकी अपनी पार्टी के अंदर, 2% की। मेरा सवाल है हैसियत है असफर शमसी साहब, असफर शमसी साहब, इतनी बार तो जिन्ना का नाम कांग्रेस ने भी नहीं लिया होगा, इतनी बार तो एमआईएम ने भी नहीं लिया होगा, इतनी बार बीजेपी जिन्ना 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 क्यों रट लगा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या इसी के लिए आपको बुलाया गया यहाँ पर? की पार्टी को जिन्ना टू बोल रहा हूँ और उनकी कोई क्या मतलब है आपका जिन्ना टू कहने से? मेरा सवाल ये असफर शमसी साहब, मुझे एक मिनट, असफर शमसी साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपकी पार्टी का ये नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं है? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भी अब है। मुझे बताइए, आप 243 में से जो सीटें आपने 121 ली हैं बिहार में, 121 में कितनी सीटें आप दे रहे हैं अकलियतों को? अरे भाई एनडीए में बहुत सारी सीटें मिली हैं। एनडीए, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, अभी आप अपनी पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ अकलियतों को कितनी सीटें दे रही है? कितने मुसलमानों को दे रहे हैं आप टिकट? वीआईपी है, भारतीय जनता पार्टी की बात करिए आप। बीजेपी है तो एनडीए ने दिया है। अजमी बारी साहब कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस तर्जुमान जल्दी से कहिएगा, वक्त बहुत कम है, 40 सेकंड बस। हम ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहते हैं। इम्तियाज भाई जब बोल रहे थे तो हमको सिर्फ इतना कहना है कि मैं यहाँ बिहार में एक कहावत है कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी, और आज वही काम किसके लिए कह रहे हैं आप? इम्तियाज साहब के लिए कह रहे हैं, असफर शमसी साहब के लिए? मैंने अफसर शमसी साहब के बारे में तो मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ, जो बिहार में विनाश की स्थिति कर दी है, जिस तरह से अभी कोरोना में लेबरों की स्थिति कर रही है। छोड़ दीजिए मुसलमान हिंदू की बात, टोटल बिहार की जनता जो तबाही कर रही है, आप रखिए और साहब, अभी जो बाढ़ में हुआ है इससे पहले इतिहास में देखने को मौका नहीं मिला। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, मैं बहुत माजरत के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारा साथ देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू में बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।